नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्राइम स्टोरी कुछ इस प्रकार है। बचपन से पढ़ाया जाता है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मगर क्या कहेंगे जब इसी हॉनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छिन जाए। दोस्तों, आज हम जिस घटना की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, वो घटना बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों को ज़बरदस्त गुस्सा में देखा गया था। इतनी भारी गुस्सा में पहली बार बांग्लादेश में लोगों को देखा गया था। गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानियत। विक्टिम के साथ इतनी हैवानियत कि आपका भी दिल दहल जाएगा सुनने के बाद। दुनिया दुनिया इसे शिवली सदिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर इस शिवली सदिक हृदय केस की पूरी कहानी क्या है? इसकी कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ। आगे बढ़ने से पहले जल्द से जल्द क्राइम की कहानी द धीरज मॉनिटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया, यह कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का। शिवली का जन्म चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिवली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिवली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में यह तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिवली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिवली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस समय पर दे पाए, इसलिए परिवार पर बोझ न बनते हुए शिवली पास के ही एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर शिवली के अलावा 6-7 लोग और भी काम करते थे। उन सभी में शिवली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिवली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा शिवली को दे दी जाती है। इसलिए वहाँ काम करने वाले सभी लोग शिवली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। रोज़ाना सुबह शिवली काम के लिए अपने घर से निकलता था। शाम होने तक काम खत्म करके घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिवली सुबह काम पर तो है, लेकिन देर शाम हो जाती है, वापस घर नहीं लौटता। देर होने पर शिवली के परिजन वालों को शिवली की चिंता होने लगती है। इसलिए वह शिवली को फ़ोन करने का प्रयास करते हैं, मगर स्विच ऑफ आता है। फिर लोग शिवली के कुछ जानने वालों को फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब परिवार वाले शिवली का इंतज़ार कर रहे थे कि रात में अचानक शिवली की माँ नहीद अख्तर के मोबाइल पर शिवली का फ़ोन आता है, बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में। रोते हुए शिवली अपनी माँ से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। यह लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिवली की माँ आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद यह लोग शिवली को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से अचानक उसी नंबर से फ़ोन आता है। इस बार फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके इंतज़ाम कर लो। शिवली के परिवार के लिए 15 लाख बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी शिवली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फ़ोन करता है तो शिवली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतज़ाम कर पाया हूँ, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। शिवली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। जब शिवली के पिता पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फ़ोन करके बंदरबाट के एक लोकेशन पर बुलाता है। शिवली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर चला जाएगा। यह सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतजार करते रहते हैं, मगर उनका इंतजार था कि ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा था। घंटे बीत जाते हैं मगर शिवली नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिवली वापस नहीं आता है तो
अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउस पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से ही पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था, वहीं काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की ही तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई। 10 सितंबर को हुई गिरफ्तारी किए गए मजदूरों में उमंग चिंग, मामा शिव सिंह मुंग, मामा अंगद मुंग, मामा तंग उत्कक माई मामा शामिल थे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में रहने वाले कैटेगरी में आते थे। सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों को कड़की के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ उमंग चिंग मामा के कहने पर किया है। अब पुलिस वाले उमंग चिंग मामा को ही क्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो यह बाकी अपराधियों की तरह ही शिवली को मारने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उमंग चिंग मामा एक राज का पर्दा हटाना शुरू करता है। उनके द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमंग चिंग मामा शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर शिवली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमंग चिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमंग चिंग मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमंग चिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे वह खुद रख लेता है और 50,000 को 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उनसे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के बाद मुताबिक ये सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी कभी भी शिवली को ना पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उनमें से कुछ हिस्सा उमंग चिंग मामा ने पका कर खा लिया था। जब अपराधी द्वारा शिवली का मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में यह चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में गुस्सा भर जाता है क्योंकि सभी आरोपी खूंखार गिरोह से समुदाय से संपर्क रखते थे। इसलिए देखते ही देखते यह मामला बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। जब इस सवाल का जवाब उमंग चिंग मामा से पूछा जाता है तो वह चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआती इस पोल्ट्री फार्म में काम करता है तो वहाँ काम करने वाले काफ़ी मजदूर शिवली की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर यह लोग काम में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते शिवली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूँगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ऑनर से भी कर दूंगा। इसी बात पर उमंग चिंग मामा और उसके सभी साथियों शिवली और उमंग चिंग मामा के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ऑनर तक भी चली जाती है। फिर एक दिन ऑनर शिवली तथा वहाँ काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहाँ का मैनेजर है और वो जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहाँ पर ऑनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी
चेतावनी देता है। अब बाकी सब मजदूरों को सिबली के अनुसार ही काम करना पड़ता है, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों को मन नहीं लगता और वह लोग सिबली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान उमचिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमचिंग मामा की इस सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद उमचिंग मामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम को शिवलिंग को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद ये सभी शिवली के परिवार वालों से फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था। इन लोगों के मसूबे पर तभी पानी फिर जाता है जब शिवली उमचिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद भी शिवली को छोड़ दिया तो यह सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए उमचिंग मामा अब अपने साथियों के साथ शिवली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिवली को जोर से पकड़ते हैं और उमचिंग मामा शिवली का गला दबा देता है। तब तक दबाए रखता है जब तक कि शिवली की सांसें थम नहीं जाती। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले यह सभी शिवली के शरीर में से मांस को अलग अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद यह शिवली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फ़ोन करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके, मगर इन लोगों का यह प्लान काम नहीं करता और आखिरकार शिवली के माता पिता पुलिस की शरण में चले जाते हैं और यह सभी पकड़ में आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इन सभी खुलासों के बाद पुलिस वालों की एक टीम पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिवली की हत्या करने का दावा किया था। फिर यहाँ सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिवली के शरीर की कुछ कंकाल मिलते हैं। इस बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया में इस न्यूज़ को कवर किया गया था। आरोपियों द्वारा शिवली के साथ की गई हैवानियत की खबर लोगों को गुस्सा में भर देती है। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन तक सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाके में रहने वाले आम लोग यहां जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वालों शिवली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से उमचिंग मामा समेत बाकी आरोपियों को लेकर जाने लगते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमचिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमचिंग मामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से उमचिंग मामा पर टूट पड़ती है कि देखते ही देखते बस कुछ मिनट के अंदर उमचिंग मामा भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूतों के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुका उमचिंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवली हत्या में सबसे अहम रोल उमचिंग मामा का ही था। हालांकि शुरू में मामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी वह पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उमचिंग मामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। अब केस का मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले में सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में अपराधियों को अदालत द्वारा सजा भी मिल जाएगी। अब बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलती है वो लोग आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।